नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। हम आए दिन किसी न किसी परीक्षा के रद्द होने या गड़बड़ी की खबरें पढ़ते और सुनते हैं। अब इस समय मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट के पेपर लीक की चर्चा है। इस बीच पेपर लीक के आरोपों के चलते एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया है। पूरे मामले की जांच जारी है और एनटीए की तरफ से बयान भी आया कि इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी उनकी है। एजेंसी ने साफ किया है कि परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और अगले 6 से 8 दिनों में नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तो 3 मई को हुई इस परीक्षा में करीब 22,89,000 छात्रों ने हिस्सा लिया था और अब लाखों स्टूडेंट को फिर से ये एग्जाम देना होगा। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल है सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि उस मानसिक दबाव और तनाव का जिससे इस वक्त ये करीब 23 लाख छात्र और उनके पेरेंट्स गुजर रहे हैं। नीट एग्जाम के लिए इन करीब 23 लाख स्टूडेंट्स को जो महीनों से खुद को बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट करके सिर्फ तैयारी में जुटे थे, किसी ने मोबाइल बंद कर दिया था, किसी ने त्योहार छोड़ा, किसी ने दिन रात एक कर दिया। ऐसे में पेपर रद्द होने की खबर सिर्फ एक मुद्दा या मामला नहीं है बल्कि छात्रों के लिए एक बड़ा सेटबैक है। जिन बच्चों ने परीक्षा देकर थोड़ी राहत महसूस की थी, जिन्हें लगा था कि अब कुछ दिन चैन मिलेगा, उन्हें अचानक फिर से उसी प्रेशर जोन में वापस जाना पड़ेगा। किसी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, किसी को लगा होगा कि अब मैं सक्सेस के काफ़ी करीब हूँ, लेकिन फिर अब निराशा छा गई होगी। अब दोबारा वही रूटीन, वही स्ट्रेस और वही रिवीजन और वही कंपटीशन का दबाव उनके सामने खड़ा है। अब छात्रों के मन में लगातार सवाल चल रहे हैं, जैसे कि क्या फिर से वही मेहनत वो दोबारा कर पाएंगे? क्या दोबारा वही फोकस बन पाएगा? क्या इस बार परीक्षा सुरक्षित होगी? क्या क्वेश्चन पेपर पिछली बार जैसा आया था और वो ज़्यादातर सवाल हल कर पाए थे वैसा होगा? क्या रैंक और कंपटीशन पहले से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा? और ये सबसे ज़रूरी, क्या आप मानसिक रूप से खुद को फिर से तैयार कर पाएंगे? कई बच्चे इस समय अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और डर से जूझ रहे हैं। कुछ बच्चों को लग रहा है कि उनके महीनों की मेहनत, इनफैक्ट सालों की मेहनत बेकार चली गई। तो कुछ को डर है कि दोबारा तैयारी के दौरान उनका कॉन्फिडेंस कमजोर ना पड़ जाए। वहीं पेरेंट्स की चिंता भी कम नहीं है। हर माता पिता अपने बच्चे को ऐसे देखना उनके लिए एक तरह से स्ट्रेस या तनाव का काम नहीं है। ऐसे में अब पेरेंट्स के मन में भी यही सवाल है कि बच्चों को इमोशनली कैसे संभालें, उन्हें फिर से मोटिवेट कैसे करें और इस मुश्किल वक्त में उनका आत्मविश्वास कैसे वापस लाया जाए। तो थोड़ी सी कोशिश आज कंज्यूमर अड्डा पर यही होगी, उन लाखों बच्चों की मदद करने की, उन लाखों बच्चों के पेरेंट्स की मदद करने की और तमाम एस्पिरेंट्स की जिनका भरोसा हिल जाता है। भले ही वो इस साल एग्ज़ाम ना दे रहे हो, लेकिन उनको लगेगा कि ये क्या एग्ज़ाम है, पेपर आउट हो रहे हैं, मैं इसकी तैयारी क्यों करूं जब मेरी मेहनत को ऐसे ही कहीं चले जाना है। जब कोई पैसे दे के पेपर ही ले लेगा तो फिर ऐसी एग्ज़ाम का क्या फ़ायदा? वो भी बच्चा तनाव में होगा जिसने मेडिकल साइंस को चुना या जिसने बायोलॉजी को अपना सब्जेक्ट चुना। तो आज उन सबके लिए है ये कार्यक्रम और इसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं 2 खास मेहमान, नीट काउंसलर MCMF के फाउंडर अमरीक सिंह जी और टी ट्रांस एजुकेशन की फाउंडर शुभ्रा चतुर्वेदी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमरीक जी, जितना मुझे याद पड़ता है कि जब पिछली बार भी ये सब मुद्दा उठा था, हमारी आपसे बातचीत हुई थी तब भी लगातार, तो देखिए एक बार फिर ये घटना घट गई है। अब ये घटना तो एक तरफ इसकी जांच, इस पर तमाम राजनीति, ये वो सब होता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी चिंता सर उन बच्चों की है। जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ा सवाल कि जो मेंटल ट्रॉमा हुआ होगा, जो मेंटल स्ट्रेस हुआ होगा और जो अब एक एंग्जाइटी अंदर आ गई है और तमाम तरह के सवाल घूम रहे हैं, सबसे पहले तो उसे हैंडल कैसे किया जाए? देखिए विपिन जी, क्योंकि अभी 2024 से 2026 जो चल रही चीजें, अभी जो मेंटल ट्रॉमा जिसकी हम बात करें, अब ये चीज फॉर श्योर है कि हमें पता है कि अब हमें दोबारा एग्जाम देना, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब अपने आप को जितनी जल्दी हम अब पॉजिटिव माइंड फ्रेम में लेकर आएंगे, उतना हमारे लिए बेहतर होगा। ये पेरेंट्स को भी समझना है और बच्चों को भी समझना है। सो इसको हमें ना पॉजिटिव मोड में हमें क्या समझना है कि ये कोई दोबारा, समझ लीजिए कि ये दोबारा एग्जाम नहीं है, ये समझो कि वो बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है। इसको ऐसे हमें लेना पड़ेगा, अपने माइंड को साइकोलॉजिकली जो हमें ट्रेन करना पड़ेगा इस डायरेक्शन के अंदर, राइट। सो अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि अब जब आप पहले पढ़ते थे बच्चे, तो पूरा 14-14 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ते, वो पढ़ के आपने एग्जाम दे दिया। अब जो है, अब आपको उतने 14-15 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है। अब पहले अपने आप को, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी है कि एग्जाम कब होगा ये पता नहीं है, तो अपने आप को हल्का सा दोबारा उस मोड में वापस लेकर आए।
पहले 4 घंटे 5 घंटे इतनी ही रूटीन अपनी आप रखें। बहुत ज्यादा अपने ऊपर आप लोड मत लें, क्योंकि ऑलरेडी यू आर एग्जॉस्टेड, यू आर इन स्ट्रेस। तो बहुत ज्यादा मत लें कि क्या होगा, ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि इस टाइम जो मैंने बोला कि आप अपने आप को समझ लीजिए आप कि आप अपग्रेड करने जा रहे हैं, अपनी रिवीजन के ऊपर फोकस कीजिए। जो आपने उस टाइम स्टडी की थी उसको फोकस कीजिए, नई चीजें ऐड मत कीजिए। हम्म। राइट नाउ एक प्लस पॉइंट क्या है, अब आपने एग्जाम बड़ी रिसेंटली दिया है, अब आपको ये भी पता लग गया था, अब जब आपका स्कोर आपके हाथ में था कि एनटीए की आंसर शीट आने के बाद, कि अब मेरी गलतियां कहाँ पर हुई थी, मैंने किस तरह की गलतियां की थी। सो इसको इसको अपॉर्चुनिटी को एक अवसर समझो आप। बच्चों को समझ लीजिए कि मेरे को एक अवसर मिल गया, अब समझिए मैं दोबारा जा रहा हूँ, पहले से बेहतर करके आऊँ। जो आपने जी। याद किया है, अभी 10 12 15 दिन में आप भूलेंगे नहीं। बस हम्म। अपने आप को जो स्ट्रेस लेवल है इसको कम करके दोबारा जाइए, रिवीजन कीजिए, जहां पर जो कमियां हैं, जहां पर आपने करेक्ट गलतियां की थी उनको आप इंप्रूव कीजिए। इसके साथ जो आपके वीक चैप्टर से जहां पर हम्म। कंसिस्टेंटली आपकी गलतियां आ रही थी उसको थोड़ा इंप्रूव कर लीजिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का आपको समझिए 1 महीने का मौका और मिल जाएगा। इसको करेंगे तो उसके बाद मुझे लगता है कि आप पहले से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसको यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी में, इस मुश्किल की घड़ी को भी आप एक अवसर समझ के पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से इनको इनकैश जी, कीजिए। बहुत अच्छा सुझाव है कि अब जो हुआ सो तो हुआ, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच रखी जाए, माना जाए कि मुझे और बेहतर करने का मौका मिल रहा है। अगर मेरा एक सवाल भी गलत हुआ था पिछली बार तो वो भी सुधार लेने का मौका मुझे यहाँ पे मिल रहा है, शायद और बेहतर तरीके से रिवाइज कर पाऊंगा। शुभ्रा, लेकिन समटाइम इट्स इजियर सेड देन डन वाली बात होती है कि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और ये वो तरीके हैं जो सर बता रहे हैं कि आपने क्या है भाई, जो कई बार बच्चों के चैप्टर छूट जाते हैं, कई बार आपको लगता है इस पे अच्छी प्रिपरेशन मेरी नहीं हो पाई। तो अभी सर ने भी एक आइडिया दिया, लेकिन और थोड़ा इसे मैं प्रिसाइज फाइन जाना चाहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल 20 चैप्टर है, उसमें से 18 पे आपका बहुत अच्छा कमांड है, उन्हीं 18 को आप दोबारा रिफोकस करें, या दो जो छूटे पड़े थे आपने कहा था, और सबके अपने कैलकुलेशन होते हैं कि भाई इसमें से इतने मार्क्स का आने वाला है, उसमें से उतने मार्क्स का आने वाला है इसको, क्योंकि कोर्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो बेटर है कि आप जो बचा हुआ है उसको भी प्रिपेयर कर लें, या फिर जो आपका अच्छा है उसी पे ही फोकस लगाएं। बहुतों के मन में ये भी सवाल होता है। विपिन जी, एक्चुअली दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, और अमरीक सर ने काफी इसको बहुत अच्छे से आंसर किया है कि हमको इसको अपॉर्चुनिटी की तरह स्टूडेंट्स को देखना पड़ेगा। एंड मेरा विश्वास ये है कि उनको अभी तक अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चल गई होंगी। तो आई थिंक रादर देन फोकसिंग ऑन न्यू सिलेबस एंड ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स इस दौरान, मुझे लगता है जो उनके वीक पॉइंट्स हैं उन्हीं को उनको ऑडिट करके उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। क्योंकि नई चीजें पढ़ने में अगेन द सेम प्रेशर। क्योंकि देखिए विपिन जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये जो एग्जाम होगा इसमें जो साइकोलॉजिकल स्टेबल स्टूडेंट्स हैं उनको एडवांटेज मिलेगा। तो स्टूडेंट्स को अपने मेंटल कंपोजर पे ध्यान रखने का, बहुत काम करने का बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर वो एडेड प्रेशर लेंगे नई चीजों को सीखने का, नई चीजों को पढ़ने का, तो हो सकता है उनका कॉन्फिडेंस शेक करने लग जाए। व्हाट इफ आई डोंट डू दिस, इसमें से आंसर आ गया, मेरा पेपर खराब हो गया, व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू स्कोर वेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ऑडिट करने का टाइम नहीं है। अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस सारे स्टूडेंट्स को पता होते हैं, इस टाइम तक एग्जाम दे चुके हैं वो एक बार। सो आई थिंक इट्स टाइम टू फोकस ऑन देयर वीकनेसेस रादर देन ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल जी। ओके अमरीक सर, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि भाई पेपर पहले से ज़्यादा कठिन आ गया तो एक अलग तरह का कट ऑफ आएगा, पहले से ज़्यादा सरल आ गया तो कंपटीशन एक अलग मोड़ ले लेगा। पुरानी बार में जब ये घटना घटी थी पिछले 2-1 बार में, तब कैसा हुआ था कि जब दोबारा एग्जाम हुई तो क्या उसमें कोई बड़े ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले कि भाई पहले के मुकाबले सरल आ गया, या बहुत ही कठिन आ गया, या ऐसा आ गया कि ये जो एक्सपेक्टेड सवाल थे, क्योंकि ये तो हर बच्चा अंदाज़ा लगाता है ना कि इसमें से इतना आता है, इसमें से आप भी कोचिंग वगैरह में इसी तरह से काम करते हैं, तो अनुभव क्या कहता है कि उसमें कोई बड़ा परिवर्तन होता है, या वो मोटा मोटा वैसे ही रहता है, सिर्फ आपको अपना मन शांत रखना है, दिमाग ठंडा रखना है, लगभग वैसे ही एग्जाम दोबारा होने वाली है, बस कि एक आपको दूसरा अटेम्प्ट मिलने जा रहा है? सर बहुत बढ़िया आपने ये जो पॉइंट रेज किया, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं तभी क्वेश्चन पेपर्स के अलग अलग बहुत सारे सेट तैयार होते हैं। ओके। ऑलमोस्ट उनकी जो नेचर है वो एक जैसी ही रहती है। ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत ज्यादा टफ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टफ आ गए। वो जब तैयार होते हैं एक ही तरह के पैटर्न पर तैयार होते हैं। बस होता क्या है कि जब एग्जाम में आप जाते हैं तो कभी एक सेट दे दिया आपको, वो बैकअप पर तैयार इसलिए करके रखे जाते हैं सेट। क्यों एनटीए ने बोला कि हम 8 से 10 दिन के अंदर आपको शेड्यूल तैयार कर देंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी क्वेश्चन सेट जो है वो ऑल्टरनेटिव जो है वो तैयार है।
और वो एक ही तरह की नेचर है, तो कोई डिफरेंस, कोई बहुत ज्यादा जो इस बार का पेपर आया था उससे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट पेपर नहीं आने वाला, जब मैं टफनेस की बात करूं उसके ऊपर, राइट। बस जो इम्पैक्ट जो है वो साइकोलॉजिकली ये है, क्योंकि जो बच्चों का देखिए कहीं ना कहीं, जो भी थोड़ी देर पहले आपने शुरू में भी कहा कि जो बच्चों ने एक विराम ले लिया था, एक रेस्ट ले लिया था, उससे जो उनका मोमेंटम था वो ब्रेक हो गया। उस मोमेंटम को दोबारा जो हमने लेना है, उस वजह से उनको डर लग रहा है कि वो जो मोमेंटम का जो गैप आ गया, तो उससे क्या वो दोबारा पकड़ पाएंगे उस ट्रेन को कि नहीं पकड़ पाएंगे। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो जी। क्वेश्चन पेपर तो ऑलमोस्ट वैसा ही आने वाला है। वापस आते हैं उसी पॉइंट के ऊपर, इनको चाहिए बच्चों को 3 बकेट फॉर्मूला अपनाना। 3 बकेट फॉर्मूला क्या चीज है? पहली बकेट के अंदर तो वही रखें जैसे बायोलॉजी है या एनसीईआरटी है, जिसमें इनका सबसे ज्यादा स्कोर आता है, उसी के ऊपर फोकस करें सबसे ज्यादा। सेकंड बकेट के अंदर जो है ये वो चीजें रख रहे हैं सेकंड बकेट के अंदर जहां पर इनकी कंसिस्टेंटली गलतियां हो रही है, कंसिस्टेंटली गलतियां हो रही है, जो पहले भी गलती करके है, जो अभी भी गलती करके है, उसको थोड़ा सा, मतलब उसको भी टाइम दें थोड़ा सा। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मॉक टेस्ट है। जो ये मॉक टेस्ट था, ये मॉक टेस्ट की अपनी तैयारी करते रहे, जरूर करें। हफ्ते में कम से कम 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर करें, जिससे, और ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं करना, ज्यादा मॉक टेस्ट करेंगे तो फिर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, दिमाग जो है वो ब्रेन उसमें हो जाएगा। हफ्ते में 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर करें, ताकि फिर आइडिया लगता रहेगा, फीडबैक मिलता रहेगा। सो ऐसे में आई एम श्योर दे विल डू सर्टेनली बेटर देन द प्रीवियस एग्जाम। जी शुभ्रा, तो अब इस समय में कोचिंग सेंटर्स वगैरह की क्या स्ट्रैटेजी होती है? क्या वो फिर से बच्चों को क्लासेस में बुलाते हैं, जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं इनफैक्ट, और ज़्यादातर जाते हैं, या उनसे कहते हैं आप अपनी तैयारी करो, या फिर वो मॉक टेस्ट जैसा सर कह रहे हैं उतना उतना रख लेते हैं? और एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से उसको क्या करना चाहिए? क्या उसको दोबारा जाके क्लासेस में बैठना चाहिए? अगर लग रही है, नहीं लग रही है, किस तरीके से अपनी अप्रोच रखे? विपिन जी, मेरा सजेशन तो ये है, जैसा अमरीक सर ने कहा, कि मॉक टेस्ट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जितने वो मॉक टेस्ट लेंगे उतना उनका वो उसको स्ट्रेंथन करते चले जाएंगे। और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये ऑप्शंस देते हैं स्टूडेंट्स को कि अगर इफ दे वांट एंड दे कैन कम एंड टेक द क्लासेस, सर्टेन क्लासेस, दे आर मोर देन वेलकम। और अगर नहीं दे रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट के लिए जरूर आइए। और मुझे ऐसा लगता है कुछ कोचिंग सेंटर्स जो कहते हैं कि नहीं अब आपकी तैयारी हो चुकी है, अब आप घर पे पढ़िए, अगर वो ऐसा कहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ये टाइम है जब उनको अपने स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है। ये ऑप्शन स्टूडेंट्स को उन्हें देना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं तो आप आके अपनी क्लासेस, आप अपना रिविजन हमारे साथ कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट वी आर रेडी विद द मॉक टेस्ट। आप जितने मॉक टेस्ट चाहें आप हमारे साथ ले सकते हैं, क्योंकि इस पीरियड को उनको पूरी तरह से एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना है, जिसमें वो अपनी जो उन्होंने ऑलरेडी जो दे चुके हैं। और एक चीज विपिन जी मैं और कहना चाहूंगी स्टूडेंट्स से, कि उनको ये जो सोशल मीडिया स्पेकुलेशंस हैं इनसे थोड़ा दूर रहना की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो उल्टे सीधे स्पेकुलेशंस, डेट्स नहीं, री एग्जाम नहीं होगा, आई थिंक दे नीड टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन, बिकॉज एग्जाम तो अब देना है, वो तो देना ही पड़ेगा। तो आई थिंक ये जो स्पेकुलेशंस हैं इससे अगर वो थोड़ा दूर रहेंगे तो उनके ऊपर प्रेशर भी थोड़ा कम होगा, एंड आई थिंक दे विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन देयर प्रिपरेशन। राइट। और हम भी स्टूडेंट से यही कहेंगे कि आपको खबरें जाननी है, आपको अपडेट पता करना है, तो उसके लिए आप जो कन्वेंशनल मीडिया है, कोई न्यूज़पेपर है प्रॉपर, कोई न्यूज़ चैनल है प्रॉपर, वहाँ से लीजिए, रादर देन सोशल मीडिया। सिर्फ मतलब वहाँ पर 10% 20% चीज़ें सही आती हैं, नहीं आती हैं, लेकिन अदरवाइज वो पर्सनल ओपिनियन से भरा रहता है, वायरल कंटेंट से भरा रहता है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसमें कोई ट्रुथ नहीं होता, मैनी ए टाइम बहुत फेक न्यूज़ होती है। तो सही कह रही है मैम, सोशल मीडिया से ये अपडेट्स मत लीजिए अननेसेसरी, बहुत प्रेशर में आप चले जाएंगे और बेवजह की चीज़ों से भर जाएंगे, तो वो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर अमरीक सर, अब बोला गया है कि करीब 6-8 दिन के अंदर दोबारा से डेट अनाउंस होगी। पिछला जो तजुर्बा है या अभी जो एक अंदाज़ा है, तो कितनी दिन में ये एग्ज़ाम दोबारा हो जाएगी? विद इन अ मंथ या और थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा? कब तक हो सकती है? देखिए इसमें विपिन जी वापस आते हैं, 4 पॉइंट है जिसके ऊपर जो एनटीए भी जो डिपेंडेंट है थर्ड पार्टी के ऊपर। फॉर एग्जांपल पेपर प्रिंट होना है, जितनी क्वांटिटी में पेपर प्रिंट होना है दैट विल टेक टाइम। उसके बाद वो पेपर आपको प्रिंट होके उसकी प्लानिंग ये करनी है कि वो कहाँ कहाँ पर इस बार कितने सेंटर्स में होगा, किस तरह होगा, तो ये सारी चीजें भी प्लानिंग करनी है। अब हमें एक ध्यान और रखना है कि अब जो है स्कूल जो है वो आफ्टर जो है अभी खुले हुए हैं इस टाइम, सो वो सारी प्लानिंग को दोबारा फिर से करना ये आसान काम नहीं है। तो एटलीस्ट इट इज गोइंग टू टेक 1 मंथ टाइम
आराम से इसमें 1 महीना का टाइम लगेगा। तो आप मान के चलिए कि मोटा-मोटा इन बच्चों को जून के एंड तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगा। उससे पहले एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाना पॉसिबल नहीं लग रहा। सो शेड्यूल जो है इनका अभी आ सकता है, मे 8-10 दिन में, जैसा कल डीजी साहब ने भी कहा था एनटीए में। तो वो हो सकता है शेड्यूल 10 दिन में आ जाए। एग्ज़ाम लेकिन जून तक से पहले नहीं हो पाएगा। और फिर ऑफ कोर्स बिकॉज़ एग्ज़ाम जून में होगा तो उसके बाद उसका रिज़ल्ट डिले होगा। काउंसलिंग आगे फर्दर डिले हो जाएगी। जो बच्चे खास तौर पे जो एनआरआईज़ हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, जो बच्चों को आके यहाँ पर पेरेंट्स को करवाने पड़ते हैं, वो भी आगे फर्दर प्रोसेस डिले हो जाएगा। सो ऐसे करते-करते प्रोसेस जब डिले हुआ तो मुझे लगता है कि इस बार जो काउंसलिंग है, वो नवंबर-दिसंबर तक जा सकती है इस बार, जो कि हमेशा पहले अगस्त तक खत्म हो जाती थी। अगस्त, सितंबर में खत्म होती थी और 1 अक्टूबर को क्लासेस शुरू हो जाती थी। इस बार वो बैच पूरा का पूरा डिले हो जाएगा और दिसंबर से पहले वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो मोटी मोटी बात जो सर बता रहे हैं वो ये कि आप मान के चलिए तमाम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स कि जून एंड तक ये परीक्षा दोबारा इसकी कोई डेट आ सकती है, मतलब जून एंड के आसपास वो एग्ज़ाम होगी। और जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो अब ईयर एंड के मतलब नवंबर दिसंबर सर कह रहे हैं कि वहाँ तक जा सकती है, या अक्टूबर पकड़ लीजिए। और पहले जो अगस्त सितंबर में ख़त्म हो जाती थी वो थोड़ा 1-2 महीने वहाँ से और आगे तक जाएगी। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि ये मोटा मोटा टाइम टेबल इस साल का हो सकता है। शुभ्रा मैम, एक चीज़ है जो पेरेंट्स के मन में ज़्यादा घर करी हुई है और वो ये है कि यार अगली बार भी एग्ज़ाम होगा, क्या पता ये तो चीज़ खुल गई लेकिन कहीं कोई पेपर लीक हो रहा होगा। मेरा बच्चा इतनी पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन बाहर तो पेपर बिक रहे हैं, 90 में से 90 सवाल मैच हो रहे हैं, केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द सवाल मैच हो रहे हैं, तो वो आ ही जाता है। मतलब किसी के भी मन में वो बात आ जाएगी तो हम फिजूल इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा। उन पेरेंट्स को कैसे समझाया जाए, क्या बताया जाए उनको? मुझे ऐसा लगता है विपिन जी, पेरेंट्स को ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए सिर्फ बच्चे, जब एक पेपर मुझे लगता है स्टूडेंट डिसाइड करता है ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स देने में, तो उससे ज्यादा उसके पेरेंट्स के एस्पिरेशंस उससे जुड़े होते हैं। बहुत सारी उनकी ड्रीम्स, पूरी फैमिली, उनका सब कुछ, उनका पूरा रूटीन, इट सेंटर्स अराउंड देयर ओन चाइल्ड जो तैयारी कर रहा होता है। तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत प्रेशर का टाइम होता है। और जैसा कि आपने कहा, कंपैरिजन, उनको ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी पे डाउट होने लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि क्रेडिबिलिटी पे भले ही एक बार को क्वेश्चन मार्क लग रहा है, लेकिन उनको उनको अपने बच्चे की कैपेबिलिटी और उसके पोटेंशियल को जरा सा भी डाउट नहीं करना चाहिए। और ये पेरेंट्स ही सबसे ज्यादा रीअश्योरेंस दे सकते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि ऐसे में बच्चे अपने आप को आइसोलेट ना करें, अपने मेंटोर से बात करें और अपने पेरेंट्स से बात करें, क्योंकि इससे ज्यादा सपोर्ट उन्हें और कोई नहीं दे सकता है। तो अगर पेरेंट्स ही बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगे, कभी कभी होता है, नेगेटिव, वी आर ह्यूमंस, ये हो जाता है कि अब कैसे होगा, कंपैरिजन जैसे कि आपने कहा। पर आई थिंक पेरेंट्स को भी अपने आप को रीअश्योर करने की जरूरत है, और जब वो ये कर पाएंगे तभी वो अपने बच्चों को भी मेंटली कंपोज रखने में हेल्प कर पाएंगे। नहीं, बहुत सुंदर जवाब है आपका कि आप प्रोसेस पे एक बार शक कर ले, उस पर आपका गुस्सा हो जाए, लेकिन आपको अपने बच्चे की कैपेबिलिटी, उसके टैलेंट और उसकी जो क्षमताएं हैं उस पर भरोसा नहीं डिगाना चाहिए। प्रोसेस आज गलत हुई है, कल सही हो जाएगी और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक दो बार एक वाकई घट गया, ऐसा नहीं है कि सरकार इस पर देख नहीं रही है, एजेंसीज इस पर देख नहीं रही। आगे चल के, क्योंकि सरकार की साख का भी सवाल है, तमाम जो हमारी टेस्टिंग एजेंसी उनकी साख का भी सवाल है, तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए ये तो नहीं होगा। डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपने बच्चे की कैपेबिलिटी को किसी भी कारण से कम नहीं आंकना है। वो तो जो है टैलेंट उसमें है ही। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद अपने दोनों ही मेहमानों से कुछ और टिप्स लेंगे कि कैसे इस वक्त का बढ़िया सदुपयोग किया जाए, मेंटली पॉजिटिव लिया जाए। और हो सकता है कि पिछले अटेम्प्ट में जब आपका पेपर गया, आपकी एक्स रैंक आ रही हो, इस बार उससे इम्प्रूव होने का मौका लग जाए और आ ही जाए, तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। नीट एग्जाम हुई कैंसिल और अब छात्रों की है मुश्किल, क्योंकि परीक्षा दोबारा देना एक भागीरथी टास्क कह सकते हो आप, क्योंकि अब एक आप मेंटली, फिजिकली और हर तरीके से गुजर गए उस चीज़ से, उस अग्नि परीक्षा से, लेकिन आपको कहा जाए कि नहीं भाई वो परीक्षा कैंसिल हो गई, आपको दोबारा देनी पड़ेगी। बहुत बहुत बड़ा मेंटल सेटबैक, ट्रॉमा, हर तरीके की चीज़ है। लेकिन जैसा ब्रेक से पहले हमने बात की, हमारे मेहमानों ने बात की कि अब हो तो गया है, घट तो गया है, दोबारा देना ही है, तो पॉजिटिवली उसको लेकर चलना है। ऐसा मानना है कि ये दूसरा मौका है जब हम और बेहतर परफॉर्म
कर पाएंगे और यही एक सही अप्रोच भी होगी। बाकी क्या छोटी छोटी चीज़ें करनी है वो हमारे दोनों मेहमानों ने बताई। अब कुछ और मौलिक सवाल जो कि यहाँ पर उठाना ज़रूरी है। अमरीक सर, अब बार बार पिछली बार भी ये बात निकल कर आई थी कि यही जो हमारी टेस्टिंग एजेंसी जब आईआईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो उसका एक फिक्स पैटर्न है, ऑनलाइन है, काफ़ी क्लीन है, लेकिन वही जब मेडिकल पे आ जाता है तो क्यों उस तरह का एक पद्धति या बिल्कुल पुरातन टाइप का हैंड रिटन, जिसमें आपके पास मौके हैं कि इस तरह की घटनाएं घटेंगी? क्या कारण है? कोई एक रिक्वायरमेंट है कि मेडिकल या नीट की परीक्षा को आपको ऐसे ही लेना ज़रूरी है, या फिर एक ढर्रा है जिसे छोड़ा नहीं जा रहा, अगर आज छोड़ दें या उसमें इम्प्रूवमेंट कर लें तो समस्या खत्म हो जाएगी? विपिन सर, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जो आपने बोला ये वाला पॉइंट कि क्या इसको कराना मतलब पुराने ढर्रे पे चलना कोई हमारी मजबूरी है। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है और इस वाले पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी मैटर पॉइंट उठ चुका था जब एनटीए ने बोला कि 23 लाख, क्योंकि इसको इसलिए ऑनलाइन करवाना पॉसिबल नहीं क्योंकि 23 लाख बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है, बच्चों की जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हम ऐसा ऑनलाइन नहीं करवा सकते। हालांकि अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर हम काउंट कर रहे हैं, हम उसके ऊपर कहते हैं कि वी हैव सो मेनी आईटी प्रोफेशन, हम आज इंडिया बहुत ऊपर आगे पहुंच चुका है खास तौर पे आईटी के अंदर। सो ऐसी कौन सी बड़ी चीज आ गई है नीट का एग्जामिनेशन जो हम ऑनलाइन नहीं करवा सकते? यहाँ तक सजेशन दिया गया था पिछली बार की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आप अगर एक बार नहीं करवा सकते तो उसको 2 बार में करवा लो, आप अगर आईटी ऑनलाइन करवा लो। लेकिन जब ऑनलाइन करवाने से ये चीज बच सकती है तो एटलीस्ट उसको बचाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मंशा का भी जो है वो आ जाता है कि कहीं ना कहीं मंशा भी हमारी उस तरह की नहीं आ रही। और मंशा के बाद फिर अगला जो हमें नजर भी आ रहा है कि यहाँ पर जो ये नीट का एग्जाम है अपने आप में गोल्ड माइन है, अपने आप में गोल्ड माइन है। और कई लोग इंटेंशनली इसको ऑनलाइन जाने नहीं देना चाहते, शायद यही रीजन है कि एनटीए की भी मजबूरी बन गया कि इसको इसी पैटर्न में करवाया जाए। नहीं तो अगर ईमानदारी से अगर हम इसके ऊपर काम करें, एनटीए के पास एक से एक, गवर्नमेंट के पास एक से एक स्ट्रॉन्ग लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे बहुत वेल एजुकेटेड लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। ये चाहे तो कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल विदाउट चीटिंग, सब कुछ हो सकता है। सिर्फ हमारी इंटेंशन सही होनी चाहिए, हमारी उस डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ हम उस डायरेक्शन में लग जाएंगे तो हम जैसे कहते हैं ना पहाड़ में से भी रास्ता निकाल सकते हैं। तो ये क्या चीज है? तो छोटी सी बात। राइट। शुभ्रा मैम, आपके क्या विचार होंगे कि कितनी प्रतिष्ठित एग्जाम है, कितनी बड़ी एजेंसी, और उसकी साख पर यूँ साल दर साल बट्टा लगना? ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि ये सिर्फ प्रिपरेशन कैसे कर ले, ये कैसे कर ले, रिवीजन कैसे, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो अंदर से किसी को सेटिस्फाई करेगा ना, हर कोई बोल रहा है कि इन सवालों के जवाब लाओ, क्यों भाई, क्यों बार बार क्यों? अब ये तो विपिन जी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है कि इतनी बड़ी बड़ी टेस्टिंग एजेंसीज, मुझे लगता है आई डोंट नो इफ आई एम द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस, बट फैक्ट यही है कि इतने सारे स्टूडेंट्स, 23 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ है। एंड व्हाट आर दीज टेस्टिंग एजेंसीज? अभी ये शो शुरू होने से पहले विपिन जी मैंने एक वीडियो ऐसे ही कुछ देखा था और बच्चों का इतना खराब ब्रेकडाउन था कि ट्रस्ट मी, उसको देख के आई हैड टीयर्स इन माय आईज एंड आई वाज थिंकिंग कि हम लोग बात कितनी भी कर लें, लेकिन ये जो बच्चा जो ट्रॉमा से गुजर रहा है, इसको वो हिम्मत देना कि वही चीज है कि मुझे, मैंने अभी कहा था, क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग गया है। और दिस टेस्टिंग एजेंसीज हैव टू रियलाइज इट्स हाई टाइम। हमारे यहाँ के इतने होनहार बच्चे इतने बड़े बड़े एग्जाम्स लेते हैं और बार बार ये चीज होना, 24, 26, सैडली बहुत ही कम गैप है, तो बच्चों का भी कॉन्फिडेंस पूरी तरह से शेक कर जाएगा। और हमारे यहाँ विपिन जी ये फैक्ट है कि अभी भी मेडिकल और इंजीनियरिंग, इसके अलावा, जबकि ऑप्शंस अब मेडिकल में भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को एमबीबीएस, दैट इज व्हाट दे वांट टू डू। तो ऐसे इतने बड़े बड़े एग्जाम्स में जब क्वेश्चन मार्क लगता है तो वाकई में आगे स्टूडेंट्स जो इसको लेने का सोच रहे हैं उनका भी कॉन्फिडेंस पूरी तरह से शेक कर जाता है। एंड तो आपकी नजर में शुभ्रा मैम क्या मतलब, क्या इसको 23 लाख बहुत बड़ा नंबर है, 25 लाख ऑनलाइन नहीं कंडक्ट कर सकते जैसे आप आईआईटी का एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अमरीक सर ने कहा भी, इस बात का जवाब भी दिया कि बिल्कुल किया जा सकता है, और इस पे अब आई थिंक एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि साल दर साल बच्चों के करियर के साथ, फ्यूचर के साथ इस तरीके से खेलना, आई थिंक इट इज नॉट अ वेरी वाइज थिंग टू डू। हम अपने कंट्री के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, दिस इज नॉट अ वेरी वाइज थिंग टू डू, और बहुत कुछ स्टेक पे लग जाता है विपिन जी, बहुत, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते उनका ट्रॉमा, उनका प्रेशर, उनकी फैमिली का प्रेशर, और कई लोगों के पास टाइम लिमिट का भी प्रॉब्लम होता है। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, तो नहीं कर पाएंगे।
राइट क्योंकि थोड़ा फोकस अलग था, कार्यक्रम का बच्चों के लिए था, उनके पेरेंट्स के लिए था कि एक मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकले और कैसे खुद को प्रिपेयर करें, लेकिन ये दो सवाल भी बेहद अहम थे, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछे, क्योंकि इसके बिना बात पूरी नहीं होती। अब इन लास्ट 30 सेकंड बोथ ऑफ यू, आप लोगों के बच्चों के थोड़ा उनका उत्साहवर्धन करने के लिए लास्ट एक कमेंट कि भाई आप करें, पॉजिटिवली लें और ये तरीका अपना लें, शायद रैंक की आपकी बेहतर हो जाएगी। अमरीक सर पहले आप। बच्चों को भी कहूंगा और पेरेंट्स को भी कहूंगा कि जो है आप अपना दिल छोटा मत करें, और मैंने जो शुरू में बोला था कि इस अपॉर्चुनिटी में आप अवसर को खोजें, जो हमारी ये बहुत पुरानी स्टेटमेंट है कि अपॉर्चुनिटी में अवसर को खोजें, अपने आप को शार्पन करें, जो आपने गलतियां पिछली की है उसके ऊपर वर्कआउट करें, और जो आपने ऑलरेडी अपनी पढ़ाई की थी उसको स्ट्रेंथन करें, उसको मजबूत कर दें। तो इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बढ़िया कर पाएंगे पिछले से। आपको उल्टा फायदा मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको इनकैश कीजिए, दिल छोटा बिल्कुल मत कीजिए। सो मेरी आपके लिए यही बेस्ट विशेस है। आई एम श्योर अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप पहले से बहुत बेहतर कर पाएंगे। बढ़िया, तो इसे अपॉर्चुनिटी माने, एक पॉसिबल मेहनत आप कर चुके हो ऑलरेडी, आपने किला फतेह कर लिया है। आपको कहा कि भैया रुक जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर दरवाजा खोल देंगे, किसी कारण से ना चाबी घूम नहीं रही है, आपको फिर खुलने ही वाला है थोड़ी देर में, तो जस्ट है कि थोड़ा उठ के वापस अंदर जाने की आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए बी पॉजिटिव। शुभ्रा मैम। बस वही विपिन जी, जस्ट टू ऐड टू जो आप दोनों ने कहा कि प्रेपरेशन थोड़ी ना कहीं चली गई है, और ये उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो उस प्रेपरेशन पे ऐड ऑन कर पाए, ये भी सबको नहीं मिलती है। जो गलतियां उन्होंने करी हैं उसको रेक्टिफाई करें, उस पे काम करें, दे हैव गॉट, क्योंकि मेंटल ब्रेकडाउन करने से या हिम्मत खोने से तो कुछ भी नहीं होगा, पेपर तो दोबारा देना ही देना है। तो आई थिंक इफ दे पुट इन देयर बेस्ट, आई थिंक दे आर गोइंग टू गेट द बेस्ट, और मेरी भी सारी गुड विशेस सारे स्टूडेंट्स को जो ये एग्जाम दोबारा लेंगे। राइट, और सारी बातें ध्यान रखिए जो अमरीक सर ने बताई हैं, जो मैम ने बताई है, किस तरीके से आपको अपना रिवीजन करना है, किस तरीके से अपने जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको और बेहतर फिनिशिंग के साथ प्रिपेयर कर लेना है, जो चीज़ें आपको लगता है कि नहीं मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी उनको कैसे हैंडल करना है, नई चीज़ों को कितना छूना है नहीं छूना है, मॉक टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करने हैं, और इस टाइम का इस जो भी आपको समय मिल रहा है, जैसा एक अंदाज़ा बता रहे थे सर अभी के मे बी जून एंड तक एग्ज़ाम हो जाएगी दोबारा, और फिर आगे काउंसलिंग का, तो जितना भी वक्त आपके पास महीना सवा महीना है उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए, पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड के साथ इस्तेमाल कीजिए। सभी पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को पॉजिटिवली मोटिवेट कीजिए, रोज ये बात मत करिए कि ये हो गया और ख़राब है सारा सिस्टम, वो तो ठीक है, उसको टेक केयर करने वाले लोग हैं, अब उसे देखेंगे, उसके खिलाफ भी उतनी ही आवाज़ है, लेकिन आपके लिए तो अभी बड़ी चुनौती है ना, ये चलता रहेगा पूरी कार्रवाई साइड वाइज, लेकिन आपके बच्चे को अभी एग्ज़ाम निकालना है और बेहतर तरीके से निकालना है, तो पॉजिटिवली उसकी मदद कीजिए एंड आई होप कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। आज जैसा सर ने कहा ना, अपने बच्चे के टैलेंट पर, या मैम ने भी कहा, शक मत कीजिए, वो तो उतना ही टैलेंटेड है, सिस्टम में थोड़ा आगे पीछे हुआ, परीक्षा रद्द हुई या जो भी हुआ, उसकी जो जिम्मेदार लोग हैं जांच करेंगे, उसे ठीक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमरीक सर, शुभ्रा मैम, ये काफ़ी मोटिवेशनल बातें हमारे बच्चों को बताने के लिए, पेरेंट्स को बताने के लिए, और एक सही गाइडेंस कि कैसे इस समय का गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के इस्तेमाल किया जाए ताकि और बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।